चलो, तो लास्ट क्लास में ना मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। ये हमारे फंडामेंटल कंप्यूटर का सबसे पहला चैप्टर होता है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको है ना यहाँ तक समझा दिया था, है ना। ये मैंने आपको बता दिया था कि जब हम कंप्यूटर में रैम की बात करते हैं यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं, तो एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर में लगी हुई रैम रैम ना होकर डी रैम होती है। बट अगर आप रैम भी बोलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रैम भी बोल सकते हैं, क्योंकि डी रैम में भी तो रैम शब्द आ ही रहा है। तो ये बातें मैंने आपको बता दी, आपको समझा दी थी कि अगर है ना हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें, नॉर्मल कंप्यूटर का मतलब ये है कि आपके पास, मेरे पास, इनके पास, उनके पास, सबके पास जो कंप्यूटर है वो नॉर्मल कंप्यूटर ही कहलाता है। तो इन सब में डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी हुई आती है। फिर एक रैम और होती है स्टैटिक रैम, यानी एस रैम भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है, और ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम में ही लगी हुई मिलेगी। कहने का मतलब कि वो कंप्यूटर सिस्टम जिसको किसी स्पेशल पर्पज से बनाया गया हो। हमारे और आपके कंप्यूटर जनरल पर्पस कहलाते हैं, है ना। बट अगर कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो स्पेशल पर्पस से बनाया गया हो, उनमें स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लगाकर दी जाती है, जिसका एक एग्जांपल भी शायद मैंने बताया था, एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर एक स्पेशल पर्पस है फ्लाइट्स का डेटा मेंटेन करना। तो उन कंप्यूटर्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो इस वजह से वहाँ जो रैम लगाई जाती है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आएगा कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब हमारे कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है क्या? तो आंसर है जी हाँ। हम अक्सर है ना अपने कंप्यूटर में ये फील करते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ये प्रॉब्लम ऐसे मत समझना कि कंप्यूटर में आए दिन कोई खराबी आ रही है, हमको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ रहा है, वो नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम अपने कंप्यूटर को चलाते समय ऐसा फील करते हैं, ऐसा देखते हैं कि कई बार है ना कुछ एप्लीकेशंस, कभी कभी, रेगुलर नहीं, कभी कभी, कि कुछ एप्लीकेशन हम खोल रहे हैं तो खुल नहीं रही, या कोई एप्लीकेशन बंद कर रहे हैं तो बंद नहीं हो रही, या कई बार बीच में स्क्रीन अटक जाती है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम देख रहे हैं ना, तो वो इसके पीछे जो रीजन है वो डी रैम ही होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप बोलेंगे सर इसको और अच्छे से बढ़िया तरीके से बताइए इस बात को, तो देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम है ना कंप्यूटर मेमोरी वाले चैप्टर में पहुंचेंगे, जो कि हमारा 4th चैप्टर होगा, मैं वहां पर डी रैम और एस रैम के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, है ना, और ये किस कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं, उनको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लेना कि डी रैम हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स में और एस रैम स्पेशल कंप्यूटर सिस्टम में लगाकर दी जाती है। अब आगे देखिए, हमारे कंप्यूटर में ना मदरबोर्ड के ऊपर रैम को जहां पर लगाया जाता है, उस जगह को बेसिकली मेमोरी स्लॉट के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मेमोरी स्लॉट। इसे ऐसे समझ लो जैसे ना, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर है ना 2 स्लॉट होते हैं, एक स्लॉट नंबर 1 और एक स्लॉट नंबर 2। स्लॉट बेसिकली एक खांचा टाइप का होता है, ऐसे मान लो एक खांचा सा है, ये रैम है, इसको इस खांचे में फंसा दिया और दोनों साइड से दबा दिया, तो एक टक टक सी आवाज़ आती है दोनों साइड पर, यानी कि रैम अपनी जगह पर लग गई, ये कन्फर्मेशन होता है। तो जो खांचा सा बना हुआ है ना, उसको कहते हैं दैट इज मेमोरी स्लॉट। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर 2 स्लॉट क्यों होते हैं? भाई रैम अगर हमारे कंप्यूटर में एक लगी हुई है, तो फिर 2 मेमोरी स्लॉट क्यों हैं? तो इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। आपने ना कभी ऐसा सुना है कि कंप्यूटर में 4 GB रैम आई है? आप बोलेंगे जी हाँ, हमने कई बार सुना है कंप्यूटर में 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, ऐसा सुना ही है हमने। तो अगर 4 GB की रैम है, 4 GB, तो इसको है ना स्लॉट नंबर 1 में लगा दिया जाता है और स्लॉट नंबर 2 खाली रहता है। तो आप बोलेंगे सर वो स्लॉट नंबर 2 खाली रहना है तो उसको लगाया ही क्यों गया है, या स्लॉट नंबर 2 कर क्या रहा है यहाँ पर? समझाता हूँ। कभी अगर आप ऐसा सुने कि किसी कंप्यूटर में 6 GB रैम आई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको अब दूसरे स्लॉट की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे स्लॉट की आवश्यकता पड़ेगी। एक स्लॉट में 4 GB की रैम, 4 GB, और दूसरे स्लॉट में 2 GB की रैम यानी 2 GB की रैम लगा दी जाती है। आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर 6 GB की रैम एक ही स्लॉट में क्यों नहीं लगाई? तो इसका आंसर है कि 6 GB की रैम बनाई ही नहीं जा सकती। 6 GB की रैम यानी 6 GB की रैम बनी नहीं सकती। आप बोलेंगे सर 4 GB की बन सकती है, 8 GB की बन सकती है, तो 6 GB की क्यों नहीं बन सकती? तो देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो बाइनरी के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, और बाइनरी के कॉन्सेप्ट की वजह से कंप्यूटर में जो भी पावर्स इस्तेमाल में लाई जाएंगी वो 2 की पावर n में लिखी जाएंगी। जैसे मैथमेटिक्स में अगर आप पावर्स वगैरह लिखते हैं तो 10⁻n यानी 10 की घात n के रूप में लिखते हो, है या नहीं? गणित में ऐसी तो करते हैं मैथमेटिक्स में। बट कंप्यूटर में चूंकि बाइनरी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ डेसिमल का है तो 10, जबकि कंप्यूटर में बाइनरी का कॉन्सेप्ट है तो वहां पर 2 की पावर n का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया जाता है। और अगर मैं यहाँ पर है ना n की वैल्यू पुट कर दूं 0 से लेकर, यानी n की वैल्यू 0 फिर 1, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, आगे भी ले जाना है तो एंड सो ऑन। अब इस जो n की जो वैल्यू हमने पुट की है 0 से लेकर 10 तक, अब इनकी वैल्यू को निकालो। जैसे 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, ये मैथमेटिक्स वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा कि कोई भी नॉन जीरो यानी कि जो जीरो नहीं है उसकी पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 निकलता है। 2 की पावर 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 128, फिर ये हो जाता है 256, ये हो जाएगा 512, और ये हो जाता है 1024। ठीक है, जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया है। इस तरीके से ये सीरीज हमें आगे मिलती है। तो हम जब भी कभी कंप्यूटर के कोई नंबर्स को देखते हैं, हमेशा हमें वहां पर यही वाले नंबर्स देखने को मिलेंगे, दैट इज 1, 2, 4, 8, 16, यानी 16, 32, 64, 128, 256, 512। आप ये चीज नोटिस भी करते होंगे कि अगर मान लीजिए हम पेन ड्राइव लेके आते हैं मार्केट से, तो वो 8 GB की पेन ड्राइव मिलेगी, फिर 16 GB की पेन ड्राइव, फिर 32 GB की पेन ड्राइव। क्यों मार्केट में 20 GB की पेन ड्राइव नहीं है?
जब भी रैम की बात होती है तो वहाँ पर आपको 2 जीबी 4 जीबी है ना 8 जीबी की रैम ऐसा सुनने को मिलता है। अब आप बोलेंगे नहीं 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 सर, हमने किसी कंप्यूटर में या किसी फ़ोन में 6 जीबी की रैम भी सुना था, कि 6 जीबी की रैम लगी हुई आई है। तो रैम के केस में 6 जीबी कैसे हो जाता है, वही लॉजिक मैंने आपको समझाया कि 6 जीबी की रैम कभी बन ही नहीं सकती। एक्चुअली उस कंप्यूटर के अंदर 2 रैम लगाई गई होंगी, या उस स्मार्टफ़ोन के अंदर 2 रैम लगी होंगी, एक 4 जीबी की अलग और एक 2 जीबी की अलग। 4 + 2, इस वजह से 6 जीबी रैम कहकर बोला जा रहा होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर कभी ऐसा हो कि बोला जाए 10 जीबी की रैम लगी हुई आई है, ठीक है, तो 8 जीबी + 2 जीबी ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इन नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को मिलाकर कोई ऑड नंबर या कोई अलग सा नंबर भले ही आपको देखने को मिल जाए, बट अगर मिलाकर नंबर नहीं बनाया जा रहा है, अगर सिंगल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इसी सीरीज का नंबर यूज होगा, इससे हटके नहीं हो सकता। जैसे आपके फोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो या तो 128 जीबी होगी, या 256 जीबी होगी, या 512 जीबी होगी। ऐसे होता है ना? क्यों नहीं होता कि 400 जीबी की इंटरनल मेमोरी आई है फोन के अंदर? ऐसा नहीं होता है। तो रीजन यही है 2n का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया जाना। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपके डाउट ले लूंगा। अगर है ना कभी ऐसा पूछा जाए आपसे कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रैम को लगाए जाने के टोटल स्लॉट्स कितने होते हैं, तो आंसर सिंपल सा है 2 स्लॉट। बट अगर ये पूछा जाए कि किसी भी मदरबोर्ड पर मैक्सिमम स्लॉट की संख्या कितनी हो सकती है रैम को लगाए जाने की, तो बेटा आंसर होता है 32 यानी कि 32। और बीते कुछ समय पहले ही हमने एक पेपर में ये क्वेश्चन देखा जहां पूछा गया कि मदरबोर्ड पर रैम को लगाए जाने के मैक्सिमम स्लॉट की संख्या कितनी हो सकती है, तो ऑप्शन में था 32। आप बोलेंगे सर 32 स्लॉट्स वाला ये कहाँ होता होगा? एक्चुअली ये होते हैं सर्वर कंप्यूटर्स पर, जैसे गूगल का सर्वर, इंस्टाग्राम का सर्वर, फेसबुक का सर्वर। ये जो सर्वर कंप्यूटर्स है ना अमेरिका में, उन सर्वर कंप्यूटर्स में जो मदरबोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर 32 स्लॉट्स हो सकते हैं रैम को लगाए जाने के। समझ आ गया? चलो, अब जो मैंने यहाँ तक आपको समझाया इसमें कोई अगर डाउट आए तो पूछ लो। मैंने जो आपको यहाँ तक समझाया इसमें अगर कोई डाउट आया है तो पूछ लीजिए। इससे हटके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो क्लास के लास्ट में। अच्छा, तनवीर जी ने लिखा है सर कल आपने एसडी रैम बोला था। हाँ, वो मैं बता देता हूँ, उसका लॉजिक भी समझा देता हूँ। एक्चुअली है ना भाई, देखो धीरे धीरे करके है ना टेक्नोलॉजी एडवांस हो ही रही है, धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी एडवांस हो ही रही है। तो जैसे ये जो हमारी डी रैम है ना, या फिर ऐसे समझिए, हमें तो बस यही पता है कि कंप्यूटर में रैम लगी होती है ना, बट आज की क्लास के थ्रू हमें ये भी पता चल गया कि वो रैम नहीं है, डी रैम है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। बट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का भी एक एडवांस वर्जन है जिसको एस डी रैम कहकर बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको बोला जाता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगर आज के कंप्यूटर की बात करें, आज के कंप्यूटर्स की, तो उसमें एस डी रैम के नाम से रैम लगी हुई आती है। हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे क्लासेस में चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यानी मोटा मोटा है ना, हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, मोटा मोटा ये कह दो या तो डी रैम लगी हुई है, या फिर और थोड़ा स्पेसिफिकली बोलना है तो ये कह दो कि सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी हुई है। बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था, उन्होंने लिखा सर रोम के बारे में बताइए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो रैम के बारे में समझ में आ गया? अब आगे देखो, जब हमने कल लास्ट क्लास में मदरबोर्ड का डायग्राम देखा तो उस मदरबोर्ड के डायग्राम में हमको एक जगह लिखा हुआ दिखाई दिया था 20 या 24 पिन ATX पावर कनेक्टर। अब सबसे पहली बात आती है कि ये कनेक्टर क्या चीज़ है। देखो, कनेक्टर का सिंपल सा मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाला। जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, तो इस चार्जर में ये जो जगह है और ये वाला पॉइंट, ये दोनों ही USB कनेक्टर कहलाते हैं। इसको USB टाइप ए मेल कनेक्टर कहते हैं और इसको बोलते हैं USB टाइप ए फीमेल कनेक्टर, और इस तरीके से ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ, एक बच्चे ने ये लिखा था कि सर ये SD रैम कहाँ लगी होती है, तो ये हमारे कंप्यूटर में ही तो होती है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो आपको कुछ ना कुछ नाम चेंज होते हुए दिखाई देंगे ही देंगे। ठीक है ना? तो वही तो मैं अभी आपको समझा रहा था, फिर दोबारा बोल दे रहा हूँ। जैसे बोलचाल की भाषा में यही बोलते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में रैम लगी होती है, फिर आपको पता चला कि रैम में भी डी रैम लगी होती है, और डी रैम में भी आगे पता चल गया कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एस डी रैम लगी होती है, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको सबको समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप है ना, जब मेरी क्लासेस लास्ट में जाके खत्म होंगी तो आप है ना वाकई में कहेंगे कि सर हम खुद भी पढ़ा सकते हैं कंप्यूटर, अब हमें पढ़ाने के लिए दीजिए, हम भी पढ़ा देंगे कहीं पे भी। बट पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और ध्यान से सुनते रहिए। देखो बेटा, तो कनेक्टर शब्द का मीनिंग तो समझ में आ गया ना, जहां पर दो चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। पहली बात आती है कि इसमें ATX का मतलब क्या है। देखो, ATX शब्द का मीनिंग होता है दैट इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये जो लास्ट क्लास में हमने मदरबोर्ड का डायग्राम देखा था ना, उस मदरबोर्ड को ATX के नाम से ही बोला जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं हमारे मदरबोर्ड का नाम है ATX, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। अब ये बताइए कि इतनी बड़ी जो ग्रीन कलर की प्लेट होती है मदरबोर्ड के नाम से, इस पूरी प्लेट को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी या नहीं? इसको भी तो बिजली की जरूरत पड़ेगी चलाने के लिए। जी हाँ, तो बिजली पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देने के लिए एक कनेक्टर लगा होता है जिसको ATX पावर कनेक्टर बोलते हैं। बस सिंपल सा इतना याद रखना है कि ATX का फुल फॉर्म क्या है और इसका यूज मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए किया जाता है।
बाकी 20 और 24 पिन का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझा देता हूँ। एक्चुअली जब दो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं तो वहाँ पर पिन का कॉन्सेप्ट ज़रूर होगा कनेक्ट करने के लिए। इस बात को भी फिर दोबारा चार्जर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे ना ये मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, तो आप इस जो ये वाला पॉइंट होता है जिसको हम चार्जर में कनेक्ट करते हैं, इसको कभी ऐसे करके देखना। तो जब आप ऐसे करके देखोगे ना तो अंदर आपको 4 पिन दिखाई देंगी, 4 पिन ये दिख जाती हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अंदर इसमें 4 पिन दिख रही होंगी। तो यहाँ बेसिकली 4 पिन से आपस में कनेक्ट होती हैं, तब करंट फ्लो होता है। ऐसे ही इसमें भी पिन होती हैं, ये जो हम स्मार्टफ़ोन में लगाते हैं, इसको यूएसबी टाइप सी कहते हैं। तो इसके अंदर होती हैं 24 पिन, बट अगर आप इसे ऐसे देखोगे ना तो दिखेंगे नहीं, अंदर होती हैं छोटी-छोटी होती है, बट होती है इसके अंदर 24 पिन होती है, ठीक है ना? तो जिस तरीके से अगर आप किसी भी कनेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर पिन का कॉन्सेप्ट ज़रूर होगा। तो एटीएक्स पावर कनेक्टर जो होता है ना, उसमें पहले 20 पिन वाला कनेक्टर आता था। यूँ कह दीजिए कि 20 पिन के द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई मदरबोर्ड को मिलती थी, बट इसमें थोड़ा-सा एडवांसमेंट हो गया, अब 24 पिन वाला पावर कनेक्टर आता है। अगर पिन की संख्या यहाँ पर याद ना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस 2 ही पॉइंट याद रखिएगा। एक तो एटीएक्स की फुल फॉर्म और दूसरा कि एटीएक्स पावर कनेक्टर कंप्यूटर के मदरबोर्ड को बिजली पावर सप्लाई देने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है बेटा? इसके बाद है ना, मदरबोर्ड पर लिखा हुआ था सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। देखो, हमारे कंप्यूटर का जो दिमाग है ना, वो है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दिमाग को ठंडा रखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर दिमाग ठंडा नहीं है तो गड़बड़ी हो जाएगी। मतलब हम और आप जैसे लोगों के केस में भी यही बात की जाती है। अगर कहीं पर कोई बात बिगड़ती हुई सी दिखती है ना, हम जब गुस्से में आ जाते हैं, हम और आप जैसे लोग, तो हमारे आस पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं, भाई दिमाग ठंडा रख, पहले ठंडा रख दिमाग, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के दिमाग को भी ठंडा रखने की बेहद ज़रूरत है। अगर ये गर्म हो गया तो फिर कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो इसलिए सीपीयू को अलग से ठंडा रखने के लिए एक हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट अलग से दिया जाता है, और इसका फैन भी अलग से होता है ताकि इसको ठंडा रखा जाए। ये बात समझ में आ गई? बस इतना ही याद रखना है कि सीपीयू को ठंडा रखने की एक तकनीक को बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीपीयू सॉकेट। देखो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रैम को लगाए जाने की जगह को बोलते हैं स्लॉट या मेमोरी स्लॉट, ऐसी सीपीयू नाम की जो चिप जहां लगाई जाती है मदरबोर्ड पर, उसको सीपीयू सॉकेट कहकर बोला जाता है। हैं दोनों का मतलब वही, कनेक्टर, जहां कनेक्ट की जा रही है चीजें, बट दो अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग अलग नाम दिए गए हैं। मेमोरी यानी रैम के केस में मेमोरी स्लॉट शब्द इस्तेमाल होता है, जबकि सीपीयू के केस में सॉकेट शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी कि सीपीयू को लगाए जाने का स्थान। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर हमको एक जगह लिखा हुआ दिखाई दिया, कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, यानी हिंदी में कहा जाएगा समायोजित पेरिफेरल के कनेक्टर्स। अब देखो, समझो इस बात को। मैं ये कनेक्टर्स वगैरह के बारे में बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको पेरिफेरल शब्द के बारे में समझा दूं कि ये क्या होता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी लास्ट टाइम एसएससी सीजीएल का जो पेपर था, उस सीजीएल के पेपर में भी है ना, पेरिफेरल डिवाइस को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा इस साल में जो और भी स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पेपर्स हुए उनमें भी पेरिफेरल डिवाइस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पेरिफेरल या पेरिफेरल डिवाइस का मीनिंग क्या होता है। समझिए इस बात को। मुझे ये बताइए कि हम अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस जैसी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। जी हाँ, तो ये कंप्यूटर में डेटा को अंदर देने के लिए जिम्मेदार होती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस या फिर आगत युक्तियां। अगर हम अपने कंप्यूटर में मॉनिटर और प्रिंटर जैसी डिवाइसेस को कनेक्ट होते हुए देख रहे हैं तो इन्हें बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि इनसे हमें आउटपुट मिलता है। इनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और हम अपने कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस को भी देखते हैं, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को कनेक्ट होते हुए देख रहे हैं, सीडी डीवीडी लगा रहे हैं, मेमोरी कार्ड कनेक्ट कर ले रहे हैं, या कंप्यूटर के अंदर की बात करें तो इसमें रैम रोम, ये भी मेमोरी हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं, भंडारण युक्तियां इन्हें कहा जाता है। तो ये भी हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड रहती है, तो इनको क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि भंडारण युक्तियां। बट स्टोरेज डिवाइसेस में ये चीज ध्यान रखनी होती है हमको कि स्टोरेज डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर भी हैं और कंप्यूटर के बाहर से भी कनेक्ट होती है। जैसे रैम और रोम, ये भी मेमोरी हैं, ये भी स्टोरेज हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं। बट अगर मैं पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जैसी या सीडी डीवीडी जैसी डिवाइसेस की बात करूं तो इनको कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट किया जाता है और ये भी डाटा को स्टोर करती हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस के केस में ही केवल ऐसा है कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, यानी कि आंतरिक और बाहरी। समझ में आया? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बना कि कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा आंसर है इसका, कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट की जाने वाली हर डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस के नाम से बोला जाता है। अब सुनिए जरा, कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस हैं बट इन्हें बाहर से कनेक्ट करते हैं ना, तो ये भी पेरिफेरल डिवाइस हो गई। मॉनिटर प्रिंटर भी ये आउटपुट डिवाइसेस हैं बट इन्हें बाहर से कनेक्ट किया जाता है, तो ये पेरिफेरल डिवाइस हो गई। और अगर मैं पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सीडी डीवीडी वगैरह की बात करूं तो इनको भी कंप्यूटर में बाहर से लगाया जाता है, तो ये भी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द जो बार बार आप बोल रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको कंप्यूटर का डायग्राम दिखाया था ना, उस डायग्राम में जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा जो है ना, साइड में खड़ा हुआ जो डब्बा दिखाई दिया था आपको, जिसको सिस्टम यूनिट या कैबिनेट कहते हैं, उसी के लिए कहा जा रहा है ये कंप्यूटर शब्द। देखो, कीबोर्ड माउस भी इसी से कनेक्ट होगा, मॉनिटर प्रिंटर भी इसी से कनेक्ट होगा, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी डीवीडी सब इसी से कनेक्ट होती हैं, वो भी बाहर से, है ना। तो इसलिए इसको या जो भी इसके साथ बाहर से कनेक्ट की जाने वाली डिवाइसेज हैं उनको पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनिए। पेरिफेरल का है ना एक रियल एग्जाम्पल है ना, हमें देखने को मिला कुछ समय पहले जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक हाईवे का उद्घाटन किया। उस हाईवे का नाम था
ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे, अगर आपको ये खबर याद है तो पता होगा, ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। अब उसमें नाम जो था हाईवे का, उसमें ईस्टर्न शब्द समझ में आ रहा है, हाईवे शब्द में समझ में आ रहा है, ये पेरीफेरल का मतलब क्या था? तो वहां हाईवे के नाम में पेरीफेरल शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि है ना, जिन लोगों को दिल्ली से आगे जाना है वो दिल्ली के बाहर बाहर इस हाईवे को लेकर चले जाए, क्योंकि दिल्ली में अंदर होकर अगर जाएंगे, दिल्ली से आगे की तरफ अगर जाना है, तो दिल्ली के ट्रैफिक जैम की समस्या की वजह से आप अंदर फंसे रह जाओगे, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप दिल्ली के बाहर बाहर इस हाईवे को लेकर आगे निकल जाइए। तो वहां पर भी आगे ना बाहर बाहर, तो सिंपल सी कहानी याद रखनी है आपको कि कंप्यूटर में जो डिवाइसेस बाहर से कनेक्ट होती हैं उन सभी को पेरीफेरल डिवाइस के नाम से बोला जाता है। बस यही चीज ध्यान रखना कि स्टोरेज डिवाइसेस के केस में ना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, जबकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं कंप्यूटर में, उसमें एक्सटर्नल ही होती हैं, इंटरनल कोई नहीं होती। कंप्यूटर के अंदर यानी कि इस बॉक्स के अंदर कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं है, ना ही इस बॉक्स के अंदर कोई आउटपुट डिवाइस है, ये सब बाहर से कनेक्ट होती है। स्टोरेज डिवाइसेस में हो सकता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, इसलिए हमें यहाँ पर एक्सटर्नल शब्द स्टोरेज डिवाइसेस के साथ लिखना पड़ा। चलो अब देखते हैं आगे। अगर मैं आज की डेट की बात करूं, तो आज की डेट में ना कंप्यूटर्स के केस में लोग लैपटॉप ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि जो टेबल पे परमानेंट कंप्यूटर रखा रहता है उसको लोग नहीं खरीद रहे, अब लैपटॉप लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो अगर किसी लैपटॉप की हम बात करें तो उसमें कौन से कनेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं, सुनिए। सबसे पहला कनेक्टर हमें दिखाई देगा यूएसबी कनेक्टर, जिसको यूएसबी पोर्ट के नाम से भी बोला जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। यूएसबी की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुई है, तो इसको नाम, इस नाम को याद रखिएगा, और फेमस नाम भी है आज की डेट में। तो यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस कहकर इसको बोला जाता है। ये वही वाला पोर्ट या कनेक्टर है जहां पर आप पेन ड्राइव लगाते हो या कीबोर्ड और माउस की केबल कनेक्ट करते हो। इसके बाद है ना, आपको किसी लैपटॉप में ईथरनेट पोर्ट या कनेक्टर दिखाई देगा। इस पोर्ट या कनेक्टर को है ना लैन कनेक्टर के नाम से भी बोला जाता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टर। ये वही कनेक्टर है जहां पर आप इंटरनेट की केबल या तार लगा देते हो, तो इसको बोलते हैं ईथरनेट पोर्ट या लैन कनेक्टर या लैन पोर्ट। पोर्ट शब्द कह दो या कनेक्टर कह दो, एक ही बात है। इसके बाद है ना, अगला एक और नाम आता है, दैट इज HDMI पोर्ट या कनेक्टर। ये क्या है? देखो, अगर किसी लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में डिस्प्ले पहले से ही कनेक्टेड आती है नहीं? लैपटॉप के केस में अलग से कोई डिस्प्ले कनेक्ट नहीं करनी पड़ती ना, उसमें तो पहले से कनेक्ट होती हुई आती है ना। बट अगर आप किसी लैपटॉप के साथ अलग से कोई स्क्रीन कनेक्ट करना चाहें या कोई LED टीवी वगैरह कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि इस जगह मैंने किया हुआ है। हमारे कंप्यूटर के साथ है ना एक अलग से LED स्क्रीन भी कनेक्टेड है, जिस पर हम आपके कमेंट्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक HDMI पोर्ट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये ध्यान रखना, यह भी एक पेपर हुआ था कुछ समय पहले, वहां पर HDMI की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ ली गई। तो HDMI पोर्ट या HDMI कनेक्टर होता है किसी मॉनिटर या डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए। और इसके बाद आपको मिल जाएगा 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक। ये वही ऑडियो जैक है जहां पर आप हेडफोन या ईयरफोन की वायर कनेक्ट करते हो। और एक मिल जाएगा आपको पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर मतलब जिसके थ्रू लैपटॉप को चार्ज किया जाता है, पावर सप्लाई दी जाती है, ठीक है ना। तो मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी लैपटॉप की, तो उसमें जनरली हमको ये वाले पोर्ट या कनेक्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ अब समय समाप्ति की तरफ आ गया है, और जो हमारा फॉर्मेट है कि 55 मिनट हम क्लास के लिए रखेंगे और लास्ट के 5 मिनट रखेंगे जनरल डाउट के लिए, ठीक है। तो अब लास्ट के 5 मिनट ही बचे हुए हैं, तो अब अगर आपका कोई भी इस चैप्टर या टॉपिक से हट के डाउट हो तो आराम से मेरे से पूछ लीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। बाकी है ना, मैं फिर से सॉरी बोलना चाहूँगा कि क्लास की शुरुआत में है ना कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आज की क्लास थोड़ी छोटी रह गई, बट ये प्रॉब्लम आगे से ना हो, ठीक है, ये बात का ध्यान रखा जाएगा। बजरंगी जी ने कहा है सब पेरीफेरल का एग्जाम्पल ही USB HDMI एक्सेट्रा, मतलब कोई भी USB का मतलब क्या है? USB तो एक पोर्ट या कनेक्टर ही तो होता है। आप USB के केस में पेन ड्राइव को बोलिए, है ना, या USB के केस में USB पोर्ट या कनेक्टर वाली जगह पर आप कीबोर्ड और माउस को ही तो लगाओगे। HDMI पोर्ट या कनेक्टर में आप मॉनिटर को ही तो लगाओगे। तो केवल ये कह देना कि USB HDMI ये पेरीफेरल है, ये गलत है, ये सही नहीं है। आप डिवाइस का नाम लीजिए ना। प्रदीप जी ने लिखा है सर कॉपी वाला नोट्स नहीं मिलेगा। कॉपी वाला नोट्स क्या चीज़ होती है भाई? ज्ञानेंद्र जी ने लिखा है सर कैबिनेट को CPU क्यों बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ये बात तो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाई थी ना, कि जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा आपको दिखाई देता है, इसको 3 नामों से बोला जा सकता है। या तो इसको है ना सिस्टम यूनिट कह दो, या फिर इसको कैबिनेट कह दो, या फिर इसे टावर भी कह सकते हैं, जो कि अमेरिका में बोला जाता है, इंडिया में नहीं बोलते। बट इसको CPU नहीं कहते हैं। कोई बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको पता नहीं है तो बोल रहा है। शिवानी जी ने लिखा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। पवन जी ने लिखा है सर हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन ही तो है बेटा, और अपने हाथों से तो लिखा है। लिख के दिखाऊं? सेम मेरी राइटिंग है ये, देखो बिल्कुल सेम आ रही है, मेरी तो राइटिंग है ये। माधुर जी ने लिखा है सर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दीजिए। देखिए, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनको कंप्यूटर में इनपुट यानी डेटा अंदर देने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जैसे कीबोर्ड और माउस, इनको हिंदी में आगत युक्तियां कह देते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनसे आउटपुट हमें मिल रहा है, जैसे मॉनिटर स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहा है वो हमें दिख रहा है ना, या प्रिंटर के थ्रू जो भी कागज निकल रहा है वो हमें मिल रहा है ना। तो वो डिवाइस जो आउटपुट जनरेट करे और हमें मिल जाए वो आउटपुट डिवाइस है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर।
और वो डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा अंदर दे रही है वो इनपुट डिवाइस कहलाएगी। और कोई डाउट है? चलो, तो आज के सेशन को और आज की क्लास को है ना यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।